हाय बच्चों, आइए हम लोग आज पढ़ें अफबाउ प्रिंसिपल। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों को आज जानना है अफबाउ प्रिंसिपल। दरअसल अफबाउ शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ जर्मन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिल्टअप। बिल्टअप निर्माण करना। बिल्टअप निर्माण करना, क्या निर्माण करना? इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास उपकोषों में बताया गया है इस सिद्धांत में। और इस सिद्धांत में एक बहुत छोटी सी बात केवल कही गई है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। ध्यान है ना? फिर से सुने कि अफबाउ का सिद्धांत क्या, अफबाउ सिद्धांत क्या है। तो अफबाउ सिद्धांत है, अफबाउ किसी का नाम नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है अफबाउ नाम के। ये जर्मन भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ निर्माण करना होता है। इसके अनुसार उपकोषों में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है तो वह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। इसका अर्थ है कि उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है, और फिर उत्तरोत्तर ऊर्जा के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। ये 3 नियमों का पालन करता है। लेकिन इसके लिए एक डायग्राम हम लोग देखें तो समझ सकते हैं कि जैसे पहला कोष है तो पहले कोष में एक उपकोष होता है तो इसको 1s बोलते हैं। ये दूसरा सेल है, इस दूसरे सेल में 2 उपकोष होते हैं, 2s और 2p। ये दूसरा सेल है। ये तीसरा सेल है, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, 3s 3p और 3d। फिर ये चौथा है 4s 4p 4d और 4f। और इसके बाद अब केवल 4 ही हैं। इसके बाद 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। इसमें इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऐसे पीछे से प्रवेश करते हैं, फिर इसमें भी ऐसे ही पीछे से, फिर इसमें भी ऐसे ही, इधर से 1s में, फिर बैक होके, फिर 2s में, फिर बैक होके 2p में, 3s में, फिर पीछे जा कर के, और फिर 3p में, और फिर 4s में, और फिर बैक हो कर के। और इस तरह अगर यहाँ पर और कोई ऐसा 5s है तो यहाँ पर इस तरह ये बगल में 5p है, इस तरह इसके नीचे 5d है और इसके नीचे 5f है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इसी क्रम में होता रहेगा। तो हम लोगों ने देखा, इसको चाहे जितना नीचे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s, 2s के बाद गया 2p, 2p के बाद गया 3s, 3s के बाद गया 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d,
3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, सो इस तरह इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में कैसे प्रवेश करेंगे ये सिद्धांत बताता है। हमने एक छोटा सा ये आपको डायग्राम बताया और इस डायग्राम से हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को समझ सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि ये इलेक्ट्रॉन जाए तो फिर ऐसे 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 इसको कर सकते हैं, ऐसे देखिए ये ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। और फिर शेष बातें आप जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं बुद्धिमान हैं और ये बात समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कैसे होता है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p में, फिर 5s 4d में। इस तरह इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। इस डायग्राम को आप कहीं भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो आप पीछे बना करके ऐसा लिखते हैं। अब यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा क्लोरीन 17, ऐसे लिखा क्लोरीन 17। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया तो हम लोग जानते हैं कि s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p में होते हैं 6, d में होते हैं 10 और f में होते हैं 14। ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। तो हम लोग s में 2, p में 6, s में 2, 2 2 4 6 4 10 2 12, अब ये 17 है तो p में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब यदि यहाँ पर हम लोग लिखें मॉलिब्डेनम 42 42, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 3d इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 3d 4p 30 6 36 5s 36 37 38 4d 4। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है, ये इस नियम का ये जो 5s2 और 4d4 है, इस नियम का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मुश्किलें आती हैं और यहाँ अपवाद है कि 3d में जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 की जगह 5 हो जाएंगे और 5s में 1 हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग 3 नियमों का यही प्रॉब्लम है यही, और इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 5s1 3d5। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम कक्षकों के स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कक्षक की क्या स्टेबिलिटी होती है। तो आइए हम लोग देखें कि यह नियम जो है वो 3 नियमों का पालन करता है। एक नियम है उसको हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल, हुंड का नियम, इसका पालन करता है। दूसरा नियम है इसको बोलते हैं n+l रूल, ये n+l का नियम का पालन करता है।
और तीसरा नियम है पॉलिश रूल। इसको हम लोग पॉली एक्सक्लूजन थियरी भी कहते हैं, इसको हम लोग, और पॉली एक्सक्लूजन थियरी भी कहते हैं। एक्सक्लूजन का अर्थ होता है बहिष्कार करना, एक्सक्लूजन का अर्थ होता है निषेध करना, और यहाँ पर वही है, इसलिए इसको अपवर्जन कहते हैं, बहिष्कार ही है। क्या है बहिष्कार, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसके लिए बारी बारी से हम लोग तीनों नियमों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें, पहला नियम हम लोग जानें कि हुंड का नियम क्या है। हुंड ये बताते हैं यानी आफबाउ का जो प्रिंसिपल है, आफबाउ प्रिंसिपल, यह 3 नियमों का पालन करता है, जिसमें पहला नियम है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या है, तो हुंड्स रूल के अनुसार उपकोषों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पहले ऐसा होता है कि सभी उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों और उनके चक्रण की दिशा समान हो, और फिर युग्मित होते हैं। अर्थात उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का जब प्रवेश होता है तो पहले उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक अयुग्मित होते हैं तथा उनके चक्रण की दिशा समान होती है और फिर युग्मित होते हैं। ये हुंड का नियम है। तो हम लोग देखें, जैसे ये S है, तो S उपकोष में एक ही कक्षक है, S उपकोष में एक ही कक्षक है ऐसा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्षक है P, दूसरा कोष है P, और P उपकोष में 3 कक्षक हैं ऐसा, और इसको बोलते हैं, तीनों कक्षक को हम लोग चूँकि क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन, इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन, इसमें 6वां इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था कि इसके इलेक्ट्रॉन की अगर गिनती होगी तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन पर प्रवेश करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे अगर हम लोग भरना दिखाएं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो इसके बगल में नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यानी ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ आएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पहले के बगल में जाएगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 6वां इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर D उपकोष की बात की जाए तो ये D उपकोष है, और D उपकोष में कक्षकों की संख्या 5 होती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इलेक्ट्रॉन आया तो ये 6 नंबर 6वां इलेक्ट्रॉन, फिर ये 7वां इलेक्ट्रॉन, फिर ये 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर ये 9वां इलेक्ट्रॉन, और फिर ये 10वां इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए होते हैं तो इस उपकोष के एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास खींच लेता है और ये सर्वाधिक अयुग्मित हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस उपकोष में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। डी उपकोष में ये लागू होता है और यहाँ पर आफबाउ नियम का उल्लंघन होता है। तो हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि हुंड का नियम क्या बतलाता है। हुंड का नियम बतलाता है
कि किसी उपकोष के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सर्वाधिक अयुग्मित होते हैं, उनके चक्रण की दिशा समान होती है और फिर युग्मित होते हैं। यह हुंड का नियम है। दूसरा नियम है, उसको हम लोग बोलते हैं N+L रूल। N+L रूल क्या है? दूसरा नियम है N+L रूल। तो यहाँ N जो है नंबर ऑफ सेल है, यानी कोषों की संख्या है ये, और L जो है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सबसेल है। यदि n बराबर 1 हो तो ये बराबर होता है k, n बराबर 2 हो तो l, n बराबर 3 हो तो m, n बराबर 4 हो तो n। ये कोष हैं, ये कोषों की संख्या है। अब एक कोष में पहला कोष यदि n बराबर 1 है तो इसमें सबसेल कौन होगा? तो सबसेल जो होगा वो 1 होगा और ये होगा S। n बराबर 2 है, n बराबर 2 है तो इसमें 2 सबसेल होंगे। कौन कौन? तो S और P। n बराबर 3 है तो इसमें सबसेल होंगे S, P, D, और n बराबर 4 है तो इसमें सबसेल होंगे S, P, D, F। एक बात और इसमें समझने वाली है कि जैसे हम लोग 1 को K, 2 को L, 3 को M और 4 को N कहते हैं, ठीक इसी तरह 0 को S, 1 को P, 2 को D और 3 को F द्वारा सूचित किया जाता है। ये इसका SPDF का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। SPDF को 0, 1, 2, 3 से सूचित किया जाता है। अब कोई कहे N+L की बात तो हम लोग कैसे निकालेंगे? और N+L जो होता है वो ऊर्जा का निर्धारण करता है। जिसके N+L का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम मानी जाती है, और जिसके N+L का मान अधिक होता है उस उपकोष की ऊर्जा अधिक मानी जाती है। अगर N+L का मान, अभी कम अधिक की बात नहीं हो रही है, बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो जिसके N का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। आइए हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखें। जैसे 3P और 3D ये दोनों हैं, तो 3P में ये कोष है, ये N है और ये L है। तो N का मान होगा 3 और L का मान P के लिए होगा 1। हमने बताया था ना, 0, S, 1, P, 2, D, 3, F ये मान है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आगे तो जो लिखी है संख्या 3 तो ये कोष है, और P, L तो उपकोष है। L का ये वैल्यू है, L ये वैल्यू L का है 1, 0, 1, 2, 3। तो ये हो गया 3 + 1। इसके लिए होगा N+L, N है ये L है, तो N होगा 3 और प्लस D है तो D के लिए 2 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हो गया 3, 2, 5 और ये हो गया 3, 1, 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन पहले 3P में जाएगा और फिर 3D में जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखें 3D और 4S। तो 3D के लिए 3 + 2 और 4S के लिए 4 + 0। तो 3D के लिए 3 और 2 5
और 4 और 0 4, तो इसका मान कम होगा। तो अब इसको अगर सीक्वेंस में लिखें तो 4s है, लेकिन 4s और ये 4 और ये भी 4, लेकिन इसका n का मान कम है। तो सबसे पहले 3p की ऊर्जा सबसे कम, इससे अधिक 4s की, और 4s से अधिक, अभी ये 3 + 2 5, तो 3d, ये सीक्वेंस बनेगा। यानी इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। यानी 3p की ऊर्जा सबसे कम होगी, 4s की ऊर्जा उससे अधिक होगी, क्योंकि इसमें n का मान अधिक है, इसमें n का मान कम है। टोटल वैल्यू 4 4 है। तो इन परिस्थितियों में ऐसा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि n + l का नियम क्या है। तीसरा नियम है, इस नियम को हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन थ्योरी या पॉलीज रूल। तीसरा है पॉलीज पॉली का नियम क्या है? तो पॉली का नियम ये बताता है कि यदि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन हैं तो उपकोष के किसी भी एक कक्षक के लिए सभी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम संख्या समान है तो चौथी क्वांटम संख्या निश्चित रूप से अलग होगी। जैसे हम लोग बात करें, ये कोई p कक्षक है और ये p कक्षक में p सब सेल में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। इसको हम लोग +1 0 -1 भी कहते हैं। -L2 + L, इसको L के द्वारा सूचित किया जाता है। L = 1 = P। L का मान यदि 1 हो तो ये P है, और इसके लिए होता है M का मान, M = +L2 -L, दैट इज +1 0 -1। तो +1 0 -1 0 +1 भी हो सकता है। अब इसमें यदि ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। और अब हम लोग बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन के नंबर आप सब देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के नंबर में कैसे हम सब ये तय करेंगे कि चारों क्वांटम संख्या किसी 2 इलेक्ट्रॉन का, 1 4 का ले लें, 2 5 का ले लें, 3 6 का ले लें, 1 2 का ले लें, 4 5 का ले लें, 1 3 का ले लें, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लें। अगर हम लोग एक ही कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यदि ये p उपकोष 3p है, तीसरे का p है, तो 3p है तो ये सेल है, ये सब सेल है, तो n है 3 और p है 1, ये हम लोग जान चुके हैं। तो इसके हम लोग चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें तो पहले n है, फिर l है, फिर m है और फिर s है। ठीक है, ये चारों क्वांटम संख्या किसके किसके लिए? तो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये है n, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है, इसके लिए भी 3 है। L का मान इसके लिए भी 1 है, इसके चूंकि दोनों P में है और P के लिए 1 होता है तो 1 है। M इसके लिए भी +1 है और इसके लिए भी +1 है। लेकिन जब S की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का मुंह क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए +1/2 और इसके लिए -1/2। तो ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ये वाला, ये अलग हो गया। तो ये क्वांटम संख्या अलग हो गया। क्यों जी? देख रहे हैं ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको देखिए ध्यान से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वांटम संख्या जो है, इसका जब निर्धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान यदि निकाला जा रहा है तो कोई एक क्वांटम संख्या, अगर हम लोग इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह फर्स्ट रखें और इसको बना दें सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसको बना दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब तब्दीली क्या क्या हो रही है देखिए। 3 तो ठीक है, दोनों तीसरा कोष है। P दोनों P में है, ये +1 में है और ये 0 में है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये +1 में है और ये 0 में है, और ये मान अब सेम है, इसके लिए भी +1 और इसके लिए भी +1, तो ये दोनों +1 हो गए। अब ये चेंज नहीं हुआ, ये देखिए इस बार क्या बदल गया। इस बार ये तीसरा वाला क्वांटम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बदल गया। पहले स्पिन क्वांटम नंबर अलग था, इस बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग हो गया। इसके लिए +1 और इसके लिए 0 हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि पॉली का सिद्धांत क्या है, और ये बहिष्कार करता है। क्या बहिष्कार करता है कि 3 अगर 1 से हैं तो चौथे का मान निश्चित रूप से अलग होना है। इसलिए पॉली के इस नियम को हम लोग अपवर्जन नियम के नाम से जानते हैं। पॉली का अपवर्जन नियम क्या है, ये हम लोगों ने देखा, हुंड के नियम को देखा, n+l के नियम को देखा, और अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने जाना, उसका डायग्राम जाना। इस प्रकार हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और इन नियमों की व्याख्या भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में एक बात का हम लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए और डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो जो एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है एक, वो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके डी में चला आता है और एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें यदि सिल्वर की 47 या कॉपर की 29, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s2, 3d4, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24 20 9 29। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 होगा तो हाफ फील्ड के नज़दीक होगा और 9 होगा तो फुल फील्ड के नज़दीक होगा। इन परिस्थितियों में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन केवल बदल जाएगा और ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। अभी हम लोगों ने मॉलिब्डेनम देखा था 42, तो इसमें भी लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 10 30, 3d10, 4p6,
2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 37 38 5s 4d 4, ये बदल गया, क्या हो गया, दैट इज 5s1 4d5। इसका केवल ध्यान रखना है यहाँ, और इस तरह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। क्रोमियम को देखेंगे और क्रोमियम के बाद हम लोग सिल्वर को देखेंगे, गोल्ड को देखेंगे, उन सब में ये प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।